नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 6th सेमेस्टर सॉलिड स्टेट फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में क्रिस्टल स्ट्रक्चर वाली जो यूनिट है उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक आपका सिमेट्री ऑपरेशंस। ठीक है, तो सिमेट्री ऑपरेशंस किस में? इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंतर्गत है ना, क्रिस्टल संरचना के अंतर्गत जो सममिति समक्रियाएँ हैं वो आपको पढ़नी है। ठीक है, तो देखो सिमेट्री ऑपरेशन से सममिति समक्रियाएं क्या होती हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, क्रिस्टल संरचना में। तो देखो क्या लिखा है, द ऑपरेशन, ऐसा ऑपरेशन, ऐसी समक्रिया विच ट्रांसफॉर्म्स, जो ट्रांसफॉर्म कर देती है, रूपांतरित कर देती है द क्रिस्टल, क्रिस्टल को इनटू इटसेल्फ, अपने आप में, स्वयं में रूपांतरित कर देती है। ठीक है, यानी कोई ऑपरेशन, कोई समक्रिया आपने लगाई किसी क्रिस्टल पर तो क्रिस्टल जो था वही बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिस्टल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। भाई जो था वही बन जाता है, इसका क्या मतलब है? इसका तो यही मतलब हुआ ना कि क्रिस्टल जैसा था वैसा ही रहेगा ऑपरेशन लगाने के बाद भी। ठीक है, यानी क्रिस्टल में जो जो बातें पहले थी अब सभी बातें अब भी वही हैं ऑपरेशन यूज करने के बाद भी। ठीक है, लिखा है दैट इज द क्रिस्टल रिमेन्स इनवेरिएंट, क्रिस्टल कैसे रहता है? अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अंडर विच ऑपरेशन, जिस ऑपरेशन के अंतर्गत क्रिस्टल क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है, उस ऑपरेशन को ही क्या कहते हैं? सिमेट्री ऑपरेशन। ठीक है, तो दो तरीके से इसकी आप डेफिनेशन दे सकते हो कि भाई ऐसा ऑपरेशन जो ट्रांसफॉर्म कर देता है क्रिस्टल को स्वयं में, उसी क्रिस्टल में। ठीक है, क्या कहलाता है? सिमेट्री ऑपरेशन। या ऐसे कह दो कि देखो द ऑपरेशन, यहाँ से हालांकि दोनों ही लिखनी है, द ऑपरेशन। ठीक है, ऐसा ऑपरेशन द क्रिस्टल रिमेन्स इनवेरिएंट, है ना, अंडर विच ऑपरेशन। क्लियर है? इसका मतलब है ऐसा ऑपरेशन जिसके अंतर्गत क्रिस्टल क्या रहता है? इनवेरिएंट रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, जैसा था वैसा ही रहता है, तो ऐसा ऑपरेशन क्या कहलाता है? सिमेट्री ऑपरेशन। ठीक है, या ऐसे कह दो कि ऐसा ऑपरेशन जो क्या करता है? ट्रांसफॉर्म कर देता है, रूपांतरित कर देता है क्रिस्टल को स्वयं में, है ना, उसी क्रिस्टल में। तो ऐसा ऑपरेशन क्या कहलाता है? ठीक है, क्या कहलाता है? सिमेट्री ऑपरेशन। तो आप समझ गए, यानी ऐसा ऑपरेशन है जिसे लगाने से पहले और लगाने के बाद क्रिस्टल पहले जैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? और दूसरी बात क्या है? ये भी वही है, क्रिस्टल अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, पहली ये बात मैंने बताई। और इस बात को इस तरीके से भी कह सकते हो कि क्रिस्टल ऑपरेशन लगाने के बाद क्रिस्टल स्वयं में रूपांतरित हो जाता है, स्वयं में, है ना, अपने आप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बात तो इसका मतलब क्या हुआ कि अनचेंज रहता है सब कुछ, है ना, इनवेरिएंट रहता है सब कुछ। क्लियर है? तो ऐसे ऑपरेशन को, ऐसी समक्रिया को आप सिमेट्री ऑपरेशन या सममिति समक्रिया कहते हैं। ठीक है, और देखो फिर एक और डेफिनेशन लिखी है हैंस करके कि सिमेट्री ऑपरेशन क्या होता है? इज वन, वह होता है, वह क्या? दैट, जो, लीव्स, छोड़ता है, द क्रिस्टल, क्रिस्टल को, इट्स एनवायरमेंट अनचेंज एंड इट्स एनवायरमेंट, यानी जो क्रिस्टल को और उसके वातावरण को कैसे छोड़ता है? अनचेंज्ड। वही क्या कहलाता है? ऑपरेशन, सिमेट्री ऑपरेशन कहलाता है। सबका मतलब एक जैसा ही निकलता है, कहने के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, क्लियर है ना भाई? क्रिस्टल और उसके आसपास का जो वातावरण है, उसका एनवायरनमेंट है, वो सब इनवेरिएंट रहता है, अनचेंज रहता है, बात एक ही तो है। ठीक है, तो यानी ऐसा ऑपरेशन जो क्रिस्टल और उसके वातावरण को अपरिवर्तित छोड़ देता है, क्या कहलाता है? सिमेट्री ऑपरेशन कहलाता है, सममिति समक्रिया कहलाती है। ठीक है, कर लोगे ना? और सिमेट्री ऑपरेशन 4 टाइप के होते हैं, तो लिखा है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, ये सिमेट्री ऑपरेशंस, सिमेट्री ऑपरेशंस कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के। क्लियर है? पहला है आपका ट्रांसलेशन, इसे बोलते हैं स्थानांतरण हिंदी में। ठीक है, और यह है रिफ्लेक्शन, क्या कहेंगे? परावर्तन। रोटेशन, घूर्णन। इन्वर्जन, इन्वर्जन को देख लेना क्या कहेंगे हिंदी में, है ना, इन्वर्स को कहते हैं व्युत्क्रम, तो इसे कहेंगे व्युत्क्रमण। ठीक है, या उत्क्रमण या व्युत्क्रमण, देख लेना, जो भी, दोनों ही ठीक है। तो 4 टाइप के क्या होते हैं? सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं। बारी बारी से नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग क्या लिखी है? ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन। ठीक है, स्थानांतरण सममिति समक्रिया।
तो ऐसा ऑपरेशन विच ऑन अप्लाइंग टू ए लैटिस पॉइंट, ऐसा ऑपरेशन जिसे किसी लैटिस पॉइंट पर अप्लाई करने पर, किसी जालक बिंदु पर जिसे प्रयोग करने पर या लगाने पर, है ना, गिव्स क्या देता है भाई, ऐसा ऑपरेशन है जो किसी लैटिस पॉइंट पे आप लगाओगे तो क्या मिलेगा, गिव्स ए न्यू लैटिस पॉइंट, एक नया जालक बिंदु मिलेगा, एक नया लैटिस पॉइंट मिलेगा। और ये जो नया लैटिस पॉइंट मिलेगा इसकी विशेषता क्या होगी, हैविंग आइडेंटिकल सराउंडिंग्स, ये है ना अपने चारों तरफ आइडेंटिकल यानी समरूप सराउंडिंग्स यानी वातावरण रखेगा, लाइक द फर्स्ट लैटिस पॉइंट, ठीक ऐसा ही इन्वायरमेंट, ठीक ऐसा ही सराउंडिंग्स, ठीक ऐसा ही वातावरण जैसा कि पहले वाला लैटिस पॉइंट रख रहा था। ठीक है, कौन सा लैटिस पॉइंट, जिस पे आपने ऑपरेशन लगाया है। तो यानी एक लैटिस पॉइंट है जिस पे आपने सिमेट्री ऑपरेशन कौन से वाला लगाया, ट्रांसलेशन वाला, तो एक नया लैटिस पॉइंट आपको मिलेगा। और ये लैटिस पॉइंट के चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग्स है, वातावरण है, वो ठीक ऐसा ही होगा जैसा एनवायरनमेंट इस पहले वाले लैटिस पॉइंट पर जिस पे आपने ऑपरेशन लगाया है, जैसा वातावरण इसके चारों ओर का था। समझ गए, समझ गए। तो इसका मतलब क्या मिलता है, नया लैटिस पॉइंट मिलता है, नया जालक बिंदु मिलता है जो क्या रखता है, आइडेंटिकल सराउंडिंग्स, है ना, समरूप क्या बोलते हैं, वातावरण, है ना। ठीक है, लाइक द फर्स्ट लैटिस पॉइंट, किसकी तरह, जैसे कि पहला जालक बिंदु फर्स्ट लैटिस पॉइंट रखता था। ठीक है, इज नोन एज ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन, ऐसा ऑपरेशन क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन, स्थानांतरण सममिति समक्रिया। कर लोगे, ठीक है। देखो डायग्राम में समझा दूं, डायग्राम देख के थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है। देखो ये सब जो पॉइंट्स हैं इन्हें तो देखो, इस पूरे को तो कहते हैं लैटिस जालक, और ये जो पॉइंट्स हैं इसे क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु, पढ़ा रखा है मैंने सब। ठीक है, और ये जो ये पॉइंट है, इस लैटिस पॉइंट को आपने क्या मान लिया, ओरिजिन, मूल बिंदु। ठीक है, और एक लैटिस पॉइंट आपने माना P, जिस पे आप ऑपरेशन लगाएंगे। कहा था ना कि कोई लैटिस पॉइंट है जिस पे आप, है ना, ऑन अप्लाइंग ऑपरेशन, ऑपरेशन को जिस पे अप्लाई कर रहे हो, तो मैंने वो पॉइंट माना P जिस पे आप ऑपरेशन को लगा रहे हो, कौन से वाले को, ट्रांसलेशन को। ठीक है, और पॉइंट जो P है उसका O के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो मैंने कितना मान रखा है, वेक्टर R, स्थिति सदिश। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो क्या है, ये तो एक तरीके से वेक्टर ट्राइंगल लॉ जो आप पढ़ते थे, सदिश त्रिभुज नियम 11th में, उससे भी हो सकता है, बीएससी में बहुत बार यूज होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि भाई आपको क्यू पर जाना है तो दो रास्ते हैं, O से P पर जाओ, P से Q पर चले जाओ, एक रास्ता। दूसरा रास्ता है O से डायरेक्ट कहाँ चले जाओ, Q पर, है ना। इस तरीके से वो होता था वेक्टर ट्राइंगल लॉ। अब देखो O से P तक तो आप आ गए वेक्टर R की हेल्प से, अब आपको P से जाना है Q पर, तो आपको एक और वेक्टर चाहिए होगा ना। तो ये जो वेक्टर है जो एक लैटिस पॉइंट से दूसरे लैटिस पॉइंट पे लेकर जाता है उसे आप कहते हैं वेक्टर T। और आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर, है ना, क्या कहते हैं उसे, लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर, सदिश वो क्या बोलेंगे, जालक स्थानांतरण सदिश, पढ़ा रखा है मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, तो यानी P से Q तक जाने के लिए एक हमें क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए जो वेक्टर T होता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर। और वहाँ मैंने इसकी डेफिनेशन में बताया था कि ये किसी लैटिस पॉइंट का वेक्टर है और दूसरे लैटिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, है ना, पोजीशन वेक्टर है ये। तो मैंने वहाँ बताया था द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी लैटिस पॉइंट, मान लो Q का है, विद रेस्पेक्ट टू, है ना, कौन सा, रेफरेंस लैटिस पॉइंट, उसके रेस्पेक्ट में जो रेफरेंस लैटिस पॉइंट है ना, रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, P, जिसके सापेक्ष मतलब बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यह क्या कहलाता था, पोजीशन वेक्टर, यही वाला, किसी लैटिस पॉइंट का रेफरेंस लैटिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर था, स्थिति सदिश था, वही क्या कहलाता था, लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर। तो P से Q तक जाने के लिए जो वेक्टर यूज होगा वो कौन सा होगा, लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर। ठीक है, तो एक रास्ता पूरा हुआ। एक दूसरा रास्ता ये भी हो सकता है O से डायरेक्ट आप Q पर चले जाओ। ठीक है, तो इसका Q का पोजीशन वेक्टर O के रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, सापेक्ष, मैंने क्या मान लिया, वेक्टर R डैश। ठीक है, क्लियर हो गया। बस अभी ये वाली चीज़ भी अभी बताऊंगा, पहले इतना ही समझो। ठीक है, सारा यहाँ तक का चीज़ें नीचे की क्लियर हो गई होंगी आपको। तो फ्रॉम द डायग्राम, ये तो मैंने बताई रखा है, वेक्टर ट्रायंगल लॉ से आप समझते ही हैं कि भाई Q पर जाना है तो वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ, वेक्टर OP कितना है, वेक्टर R, वेक्टर PQ कितना है, वेक्टर T। ठीक है, एक रास्ता तो ये है और दूसरा रास्ता है O से डायरेक्ट Q, तो बराबर आता है वेक्टर OQ, और OQ कितना है, वेक्टर R, तो बराबर होगा वेक्टर R के, मतलब R डैश के। ठीक है,
तो ये तो वेक्टर ट्रायंगल लो सदिश त्रिभुज नियम से आप निकाल ही सकते हो, ठीक है। वेक्टर आर प्लस वेक्टर टी बराबर किसके होगा, वेक्टर आर डैश के। क्लियर है। और वेक्टर टी क्या है मैंने बता ही दिया, देखो लिखा भी है कि ये क्या है, ट्रांसलेशन वेक्टर है, जिसे आप पूरा नाम लिखते हैं तो लेटेस्ट ट्रांसलेशन वेक्टर कहते हैं, शॉर्ट में ट्रांसलेशन वेक्टर भी कह सकते हो। और वेक्टर टी कैसे होगा, ये कहाँ से आया, ये बात समझ लो बस। देखो ये कहाँ से आया भाई, एक्स एक्सिस पर मैंने बताया था ना, कुछ वेक्टर्स होते हैं ट्रांसलेशन वेक्टर में भी फंडामेंटल वाले, जब ट्रांसलेशन वेक्टर पढ़ाया था तो ये फंडामेंटल वेक्टर्स हैं, फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स, ठीक है। मूलभूत स्थानांतरण सदिश कहेंगे हिंदी में। तो ये एक्स एक्सिस पे वेक्टर ए, वाई एक्सिस पे वेक्टर बी माना, जेड एक्सिस पे 3D डायग्राम होता तो उसे वेक्टर सी मान लेते, ठीक है। ये 2D डायग्राम है। तो वेक्टर ए एक्स एक्सिस पे है, किन्हीं दो लैटिस पॉइंट के बीच जो वो है सदिश यानी वेक्टर, और वाई एक्सिस पे कितना है, वेक्टर बी, ठीक है। अब आप देखो पी से क्यू पर जा रहे हैं, तो पी से क्यू तक जाने के क्रम में आप मुझे खुद बताओ, आप ऐसे भी तो चल रहे हैं, एक्स एक्सिस कह लूँ भाई, आगे भी तो चल रहे हैं पी से क्यू तक जाने के क्रम में, और साथ में आप नीचे भी चल रहे हैं। तो जो आगे चल रहे हैं वो कितना चल रहे हैं भाई, यहाँ थे और ये है ना, यहाँ आ गए, तो इसके सीध में मिलाओ तो कितना चले, एक्स एक्सिस पे वेक्टर ए, क्योंकि दो लैटिस पॉइंट का जो वेक्टर है बीच का वो वेक्टर ए है, तो ये वेक्टर ए है तो ये भी कितना होगा, वेक्टर ए, ठीक है। और देखो ऊपर की तरफ है वेक्टर बी, लेकिन नीचे की तरफ हो जाएगा तो माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो इसका मतलब है पी से क्यू तक जाने के लिए आपको दो सदिश, दो वेक्टर्स की जरूरत पड़ी, एक वेक्टर ए है ना और एक वेक्टर बी, लेकिन कैसा, माइनस का, ठीक है। तो इसका मतलब है जो ट्रांसलेशन वेक्टर है आपका क्या हो जाएगा, आपको मैंने बताया था ट्रांसलेशन वेक्टर इस तरीके से लिखा जाता है 2D में, u वेक्टर ए प्लस v वेक्टर बी। और u क्या होता है, जितना आप एक्स एक्सिस पे चलते हैं, है ना, जितना वो होता है लैटिस पॉइंट कितने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से चल रहे हो, इसके बाद एक ही लैटिस पॉइंट मिल रहा है, पढ़ा रखा है ना। ट्रांसलेशन वेक्टर एक बार रिवाइज कर लेना तब ये समझ में आएगा। तो u बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही वाई एक्सिस पे देखो, नीचे चल रहे हो तो एक लैटिस पॉइंट है बस q पर जो है, तो v बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन नीचे की तरफ है इसलिए माइनस है, ठीक है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और u बराबर भी क्या हो जाएगा, 1, नीचे की तरफ है इसलिए -1, ठीक। और इसे आप u और v की वैल्यू रख के आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। 1 वेक्टर ए और प्लस माइनस का 1 इंटू वेक्टर बी, ठीक है। और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये चीज़ समझ गए आप, ये ट्रांसलेशन वेक्टर से रिलेटेड है, तो उसे यदि वो आपके अच्छे से क्लियर होगा तो ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। कर लोगे इसे। चलो इसके बाद देखो क्या लिखा है, जो डायग्राम में है वही बात वहाँ पर लिखी हुई है। देखो लिखा है इट मीन्स दैट, इसका अर्थ हुआ, इसका अर्थ है ए लैटिस पॉइंट वेक्टर आर, एक लैटिस पॉइंट है वेक्टर आर, है ना, ये वाला, यानी कि जो पी है, अंडर लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर ऑपरेशन वेक्टर टी, इस पे आपने ऑपरेशन लगाया, कौन से वाला, ये वाला ट्रांसलेशन वाला, तो इसे क्या कहेंगे, लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर ऑपरेशन, क्योंकि इसमें लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर यूज हो रहा है ना, तो इसका पूरा नाम आप लिख सकते हो लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर ऑपरेशन, यानी कि वेक्टर टी वाला ऑपरेशन इसमें आपने यूज किया, वेक्टर आर पे वेक्टर टी वाला ऑपरेशन यूज किया, तो फिर आपको क्या मिला, वेक्टर आर डैश मिला, देख लो वेक्टर आर डैश मिल रहा है। वेक्टर आर पे वेक्टर टी वाला ऑपरेशन यूज किया तो वेक्टर आर डैश मिल रहा है। तो क्या लिखा है, क्या देता है, गिव्स अनदर पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट देता है, कौन से वाला, आर डैश, ठीक है, ये वाला मिल जाता है क्यू आर डैश, ठीक है। विच इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू वेक्टर आर, जो बिल्कुल है ना ऐसा ही है जैसा वेक्टर आर वाला था, यानी वेक्टर आर डैश वाला पॉइंट कौन सा है, क्यू, और वेक्टर आर वाला पॉइंट कौन सा था, पी, तो दोनों एक जैसे ही तो हैं। देखो इसके चारों तरफ का वातावरण देखो सब सेम है, इसके चारों तरफ का वातावरण भी कैसा है, सेम है ना भाई। पी से जितनी दूर ये है, जितनी दूर ये है, जितनी दूर ये है, जितनी दूर ये है, ऐसे ही क्यू से चारों जो बिंदु हैं इसके चारों तरफ सब सेम डिस्टेंस पे है, ठीक है। इसका मतलब है एनवायरनमेंट कैसा है, सेम है। क्यू पॉइंट का एनवायरनमेंट बिल्कुल ऐसा ही है जैसा पी पॉइंट का एनवायरनमेंट था, यही बात कह रहे हैं, विच इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू आर, है ना, यानी वेक्टर आर डैश वाला जो लैटिस पॉइंट है उसका एनवायरनमेंट बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसा वेक्टर आर वाले लैटिस पॉइंट का था। सीधे शब्दों में कहूँ तो क्यू लैटिस पॉइंट का एनवायरनमेंट ऐसा ही है जैसा पी का था, पी का एनवायरनमेंट था। क्लियर है। तो इस तरीके से ये आपने क्या पढ़ा, ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन।
समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद दूसरा है रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन, ठीक है, परावर्तन सममिति समक्रिया हिंदी में कहेंगे। तो देखो ये इस तरीके से आप समझ सकते हो, जैसे कोई 2D स्ट्रक्चर है ना, देखो जैसे यही बना रखी है, ये 2D स्ट्रक्चर है, ठीक है, बोर्ड पे बनाई, ठीक है, और बीच से लाइन खींच दी, तो आप देखो इस साइड आधा भाग और उस साइड आधा भाग दोनों सिमिलर सेम है या नहीं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे क्या लगा रखा है, मिरर लगा रखा है, दर्पण लगा रखा है। ऐसा लग रहा है कि इसकी परछाई इधर है और इसकी परछाई इधर है। सिमेट्री है ना, ये वाली सिमेट्री कैसी है, बिल्कुल रिफ्लेक्शन के जैसी, परावर्तन के जैसी, जैसे चित्र बन रहा हो, प्रतिबिंब बन रहा हो, ठीक है। तो 2D स्ट्रक्चर रहेगा तो इंटरसेक्ट करने वाली जो लाइन है, मतलब इंटरसेक्ट जो करने वाला है वो क्या रहेगी, एक लाइन रहेगी, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। रिफ्लेक्शन सिमेट्री दर्शाने वाली लाइन है ये, इसके उस साइड और इस साइड दोनों जो ये हैं आधे भाग, जिन्हें हाफ कहते हैं, और हाफ का प्लूरल होता है हाल्व्स। तो प्लूरल कहे तो हाल्व्स और सिंगुलर कहे तो हाफ। तो ये फर्स्ट हाफ है, ये सेकंड हाफ है। दोनों हाफ कैसे हैं, एक दूसरे के जैसे हैं। ऐसा लगता है कि ये इसकी कॉपी है और ये इसकी कॉपी है, ऐसा लग रहा है। ये 2D में है। और 3D में बात करें तो 3D में आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कोई सेब है तो उसे बीच से काटना पड़ेगा, तो कोई है ना प्लेन चाहिए, जैसे कि चाकू है, या कई बार क्या करते हैं क्लास में स्केल जो होता है उसी से काट लेते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या, एक प्लेन चाहिएगा, है ना। और जब आप सेब को काटेंगे तो इधर वाला भाग और इधर वाला भाग एक जैसे ही होंगे लगभग, है ना। ऐसा लगेगा कि ये इसकी कॉपी है, ये इसकी कॉपी है, मतलब इमेज है दर्पण में। और ऐसा लगता है जैसे बीच में क्या रखा है, दर्पण रखा है, मिरर रखा है, ठीक है। तो ये वाली सिमेट्री कहलाती है रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो लिखा है एक क्रिस्टल हैज रिफ्लेक्शन सिमेट्री। एक क्रिस्टल क्या रखता है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री रखता है, ठीक है। इफ देयर एग्जिस्ट ए लाइन, यदि एक लाइन एग्जिस्ट करती है, 2D में तो लाइन एग्जिस्ट करेगी, और प्लेन 3D में प्लेन एग्जिस्ट करेगा, है ना। 3D में किसी चीज को काटना है, बीच से बांटना है, तो प्लेन होना चाहिए ना। जैसे बॉल है, बॉल को काटना है आपको बीच से, तो बीच में क्या होगा, प्लेन। इस साइड आधा भाग और इस साइड आधा भाग, तो दोनों भाग कैसे होंगे, सेम होंगे, है ना। ये इसकी तरह और ये इसकी तरह होगा। ऐसा लगेगा ये इसकी इमेज है और ये इसकी इमेज है, तो ऐसा लगता है रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, यदि एक लाइन 2D में लाइन एग्जिस्ट करेगी और 3D में प्लेन एग्जिस्ट करेगा। यदि एक लाइन या प्लेन एग्जिस्ट करता है विच डिवाइड्स, जो डिवाइड कर देता है क्रिस्टल को इनटू 2 आइडेंटिकल हाल्व्स। मैंने बताया ना, 2 हैं, एक ये है एक ये है, आइडेंटिकल हैं, दोनों एक जैसे हैं, समरूप हैं। और हाल्व्स मतलब एक तरीके से अर्धभाग, 2 समरूप अर्धभाग है ना, एक ये और एक वो। विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, जो ऐसा लगता है एक दूसरे क्या है, मिरर इमेज है, दर्पण प्रतिबिंब है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या था, रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑपरेशन। 2 ऑपरेशन मैंने करा दिए हैं, 2 और बचे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में उसे करते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।